हेलो बच्चों, जय तु संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी रिमझिम का चैप्टर 4 नन्हा फनकार। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है जल्दी से, और वीडियो को पूरा देखना है जिससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए बेटा। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नन्हा फनकार। फनकार क्या होता है? फनकार मीन्स बेटा कोई कलाकार। कलाकार को बोलते हैं फनकार, आर्टिस्ट जिसको बोलते हो आप। ठीक है, तो नन्हा फनकार मीन्स छोटा कलाकार। तो वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। वह लड़का, किसी लड़के की बात हो रही है यहाँ पर, कोई छोटा लड़का एक चौकोर से स्क्वायर लाल चौकोर पत्थर के पास वो बैठ गया। एक स्क्वायर सा रेड कलर का पत्थर है जिसके ऊपर वो बैठ जाता है और जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। जैसे वो अपना काम शुरू करने से पहले भगवान को याद करते हैं, मन ही मन में प्रे करते हैं। बुदबुदाना मीन्स मन ही मन में प्रे करना, जोर से बोल के नहीं, मन ही मन में कुछ ना कुछ बोल के प्रे करना। तो वो मन ही मन में कोई प्रे करता है भगवान से, और छेनी हथौड़ा उठाकर, छेनी मीन्स बेटा जैसे हमारे यहाँ कोई घर में काम होता है, कोई रिपेयरिंग का वर्क होता है, तो छेनी एक सपाट सी होती है, छोटी सी होती है, उससे वो तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं। तो वो उठाता है हथौड़ा जिससे ठोकता है छेनी को, वो उठाकर अपने काम में वो जुट जाता है, अपने काम में लग जाता है। कौन? छोटा सा वो लड़का। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। कुछ ही दिन पहले उसने इसी पत्थर पर, जिस पत्थर पर वो बैठा था उसी पत्थर पर घंटियों की कतारें मीन्स लाइन से घंटियां बनानी और कड़ियां उकेरना, कड़ियां मीन्स एक चैन बनानी उसने शुरू की थी। पत्थर पर वो डिजाइन बना रहा था, पत्थर पर वो डिजाइन नक्काशी कर रहा था, पत्थर पर डिजाइन वो अलग बना रहा था। तो घंटियों की कतारें उसने सीखी थी। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टुकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। तो लड़का क्या करता है? अधबनी, अधबनी मीन्स एक आधी बनी हुई अधूरी घंटी पर अपनी छेनी की नोक को टिकाता है और बहुत केयरफुली उस पर हथौड़े से वार करता है और घंटी पर नक्काशी करने में मीन्स डिजाइन बनाने में वो जुट जाता है, लग जाता है। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छतरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। तो जब वो हथौड़े से वार करता था, हथौड़े से चोट मारता था छेनी पर, तो उससे जो कटाव, जो कट का निशान लगता था, उससे क्या होता था? पत्थर की किरचें, किरचें भी पत्थर के छोटे छोटे पीसेस, बहुत जो छोटे छोटे पीसेस निकलते थे उसमें तो उछल उछल कर गिरते थे। तो कहीं वो उसकी आंख में ना लग जाए इसलिए वो अपनी आंखें सिकोड़ लेता था, मीन्स थोड़ी छोटी कर लेता था, बंद सी उन्हें कर लेता था। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों और दूसरे संतराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। एक तो वो अपनी आंखें सिकोड़ लेता था और दूसरा वो क्या कर रहा था? बहुत स्लो वॉइस में वो कुछ गाना भी गा रहा था, कुछ गुनगुना भी रहा था मन ही मन में। ठीक, और बहुत हल्की हल्की आवाज में बेटा। और उसके आसपास जो दूसरे कलाकार थे, दूसरे आर्टिस्ट थे जो पत्थर पर ही नक्काशी करने का काम कर रहे थे, वो भी अपने अपने काम में लगे हुए थे, पत्थर पर अपने अपने डिजाइन बना रहे थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। केशव केवल 10 साल का था। उस लड़के का क्या नाम था? इसके बारे में अभी तक बात कर रहे हैं बेटा, केशव नाम था उसका। और वो कितने साल का था? केवल 10 साल का। अब जैसे आप लोग हैं, आप लोग अभी किसी भी काम को थोड़ा सा परफेक्टली नहीं जानते हैं, आप लोग अपने मम्मी या पापा से ही सारे काम अभी सीखना शुरू कर दिया है, आपने सीख रहे हैं उनसे। तो केशव भी अभी केवल 10 साल का था और कभी अभी अपना काम केवल सीख ही रहा था। वो, उसके पिता एक बार उसको करके दिखाते थे और उनके करके दिखाने के बाद वो सीधी लकीरों वाले डिजाइन, जिसमें सीधी सीधी लाइन्स होती थी, या फिर घुमावदार लकीरों वाले डिजाइन वो बना सकता था, पत्थर पर उभार सकता था, पत्थर पर उन डिजाइनों को वो बना लेता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बजाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। जितना भी काम उसने नक्काशी का, पत्थर पर डिजाइन बनाने का जितना भी काम उसने अब तक सीखा था, किया था, उन सब में सबसे भारी काम क्या था? इन घंटियों को बनाना, जो केशव अब सीख रहा था और बना भी रहा था। ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम था, बाकी सारे काम आसान वाले उसने सीख लिए थे, काफी कुछ सीख चुका था वो। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आए जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा।
ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। अब क्या होता है, जैसे आप लोग हो, आप क्लास में टीचर पढ़ाने आते हैं तो आप क्या सोचते हो, काश हम भी टीचर की तरह साड़ी पहन के पढ़ाना शुरू कर दें। गर्ल्स सोचती है ना, और बॉयज़ क्या सोचते हैं, जैसे सर आते हैं हम भी सर की तरह पढ़ाना शुरू कर दें। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है अभी? नहीं, उसके लिए तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मम्मी खाना बनाती हैं, पापा कुछ भी काम करते हैं तो लगता है हम भी इनकी तरह करने लगे, जबकि अभी नहीं कर सकते। लेकिन कभी ना कभी तो करोगे ना बेटा परफेक्टली। तो केशव सोचता है कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वो बिल्कुल बारीक बारीक जालियाँ, जो नेट का काम होता है वो करना शुरू कर देगा, बहुत सुंदर से बहुत प्यारे से बेल बूटे बनाना शुरू कर देगा, कमल के फूल बनाना शुरू कर देगा, इसके ऊपर लहराते हुए सांप के डिजाइन बनाने लगेगा, और झूम झूम कर चलते हुए घोड़ों के डिजाइन, इन सबको पत्थर पर वो उभार पाएगा। एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जैसा कि उसके पिताजी कर लेते हैं, जैसे उसके पिताजी कर लेते हैं वो भी बना पाएगा अपने पिताजी से सीख सीख कर, ये उसे विश्वास था। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बहुत साल पहले की बात है, जब केशव का जन्म भी नहीं हुआ था, केशव पैदा भी नहीं हुआ था, यानी कि 10 साल का तो केशव था। तो 10 साल से बहुत समय पहले की बात है। ठीक, उसके माता पिता जो थे वो गुजरात में रहते थे, और गुजरात से वो आगरा आ गए थे केशव के जन्म से पहले ही। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे, और केशव के पिता को यही काम मिल गया। जो बादशाह अकबर थे, सबने सुना ना बादशाह अकबर का नाम, तो आपने अपनी 4th क्लास में वो ख्वाजा सरा वाली कहानी भी पढ़ी है ना, अकबर बीरबल वाली। तो बेटा जो बादशाह अकबर थे वो आगरे का किला बनवा रहे थे उस समय, जब केशव के पिता यहाँ पर सालों पहले आए थे। और जब वो किला बनवा रहे थे तो वहीं पर केशव के पिताजी को भी काम मिल गया, वो यही काम करने लगे। तो केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। तो केशव का जन्म कहाँ हुआ था? आगरे में, क्योंकि उससे पहले वो आके बस गए थे गुजरात से आगरा। तो केशव गुजरात में नहीं हुआ था, केशव आगरा में ही पैदा हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। तो केशव तो कभी गया ही नहीं था गुजरात। पुश्तैनी घर कौन सा होता है बेटा? जहाँ हमारे दादा दादी या उनसे भी बड़े हमारे परदादाजी रहते हैं, उन्हें कहते हैं अपना पुश्तैनी घर। पुश्तैनी मीन्स तो हमारे दादा बाबा का, पुरखों का बनाया हुआ होता है। तो वहां तो उसे कभी जाने का मौका ही नहीं मिला था। केवल आगरे की गलियां और अब सीकरी, केवल वही उसका घर था, वही वो रहता था। चारों ओर हो रही छीनी हथौड़ों की ठक-ठक, खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट बिना सुनाई पड़ी। अब हम जब बहुत तल्लीन होकर, बहुत एकाग्रचित होकर कोई काम करते हैं तो हमें आसपास होने वाली एक्टिविटीज का कुछ भी पता नहीं चलता। जैसे मान लो आप मोबाइल में जब गेम खेलते हो तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता ना क्या हो रहा है आसपास। तो उसका जब केशव था वो अपना काम बहुत एकाग्रचित होकर, बहुत तल्लीन होकर कर रहा था। तो जो छीनी हथौड़ों की आवाजें आ रही थी, ठक ठक हो रही थी, खड़खड़ हो रही थी हथौड़े से मारने की, उसके बीच में केशव को किसी भी आदमी के आने का पता ही नहीं चला, कि किसी के कदमों की आवाज आई, केशव को पता ही नहीं चला। तो इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशाल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। तभी उसे आवाज आती है, एक पीछे से एक आदमी की आवाज आती है, उसके कानों में आवाज पड़ती है, माशाल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर है, क्या तुमने बनाई है? कोई उससे पूछता है कि ये इतनी सुंदर घंटियां तुमने, पर माशाल्लाह मीन्स बहुत सुंदर। जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो ये घंटियां बहुत सुंदर है, क्या तुमने बनाई है? ऐसे करके कोई उससे पूछता है और वो इस बात से चौंक जाता है। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। मीन्स जब केशव पीछे मुड़ के देखता है, उसे आवाज आती है, वो पीछे की तरफ देखता है तो उसे एक आदमी वहां पर दिखता है। तो केशव उससे क्या कहता है? बेशक मैंने ये घंटियां बनाई है, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। मीन्स वो कहता है हाँ ये घंटियां मैंने। अब केशव को गुस्सा आ जाता है कि ये देख रहे मैंने घंटियां बनाई है, उसके बाद ही मुझसे पूछ रहे, तो उसे गुस्सा आ जाता है। तो वो क्या कहता है? ये घंटियां मैंने ही बनाई है, और क्या मैं नजर नहीं आ रहा कि मैं पत्थर पर डिजाइन बना रहा हूँ? क्या आपको मैं दिखाई नहीं दे रहा पत्थर डिजाइन बनाता हुआ? और देख नहीं रहे हो कि मैं इस पत्थर को तराश रहा हूँ, मीन्स पत्थर को सुंदर बना रहा हूँ, इसमें से डिजाइन बना रहा हूँ। तो केशव बड़ी तल्खी से, मीन्स बहुत गुस्से से उसे जवाब देता है। तो वो आदमी कहता है दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। अब वो आदमी हंसते हुए क्या कहता है, उसे बुरा नहीं लगता केशव की बात का। वो हंसते हुए क्या कहता है, दिख तो रहा है तुम कम इस पे डिजाइन बना रहे हो, लेकिन तुम तो बहुत छोटे लग रहे हो ना, तुम इतने छोटे से इतना सुंदर डिजाइन कैसे बना सकते हो, इसलिए मैंने पूछा। ऐसे करके वो आदमी केशव को कहता है। तो केशव कहता है मैं 10 साल का हूँ। तो केशव को लगता है, जैसे आप कहते हो ना, कब मम्मी कहती है कि नहीं अभी तुम छोटे, तुम कहते हो नहीं अब तुम बड़े हो गए हैं, ऐसे करके कहते हो ना मम्मी को। तो ऐसे वो कहते हैं केशव उसे, अब मैं 10 साल का हूँ, कि मैं तो 10 साल का हो गया हूँ, मैं छोटा नहीं हूँ। तो वो आदमी कहता है 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते बोला
तब तो काफी बड़े हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो वो आदमी क्या कहता है केशव को, अच्छा तुम 10 साल के हो, तब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो सच में, क्योंकि मैंने भी जब मैं 13 साल का था तो मैंने 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। मीन्स मैंने एक युद्ध में हिस्सा लिया था, मैंने एक लड़ाई लड़ी थी जब मैं 13 साल का था। लड़ाई मीन्स घर की लड़ाई नहीं, भाई बहन की लड़ाई नहीं बेटा, जैसे बैटल होता है दो देशों के बीच में, दो सेनाओं के बीच में, तो उसमें हिस्सा लिया था। तो वो उसको बताता है आदमी। तो अब केशव जो था वो उस आदमी को अच्छी तरह से देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मंजोला था, वह सफेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था, उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। अब केशव को, अब तो केशव बहुत गुस्से से उससे बात कर रहा था, लेकिन अब केशव को वो आदमी अच्छे से दिखाई देता है। ठीक, उसकी उम्र करीब रही होगी 30 साल, 30 से ऊपर की, मीन्स 30 साल से करीब ऊपर की उम्र का आदमी था। और उसका कद, उसकी जो हाइट थी वो ना तो बहुत ज्यादा थी ना ही बहुत कम थी, मीडियम साइज की उसकी हाइट थी। ठीक है, और सफेद अंगरखा मीन्स सफेद उसने कुर्ता टाइप का पहन रखा था एक, और उसने क्या पहन रखा था, पजामा पहन रखा था व्हाइट कलर का। और उसके जो लंबे लंबे घुंघराले से बाल थे बहुत सुंदर से, वो गहरे लाल रंग की पगड़ी के अंदर ढके हुए थे। मीन्स उसने गहरे लाल रंग की पगड़ी पहन रखी थी जिसमें उसके बहुत सुंदर से घुंघराले से बाल ढके हुए थे। अब केशव आगे सोचता है, अब जब इसने ऐसे, जब किसी व्यक्ति ने ऐसे पगड़ी वगैरह पहन रखी हो तो केशव क्या सोचता है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। अब जैसे कोई व्यक्ति होता है बड़ा आदमी, मीन्स कोई व्यक्ति बहुत बड़ी, बहुत धन से, जिसका बहुत सारे पैसे होते हैं, कोई बहुत माहौल में, कुल में बड़ा होता है, बहुत पैसे वाला आदमी होता है, तो उसकी जो वेशभूषा होती है, जो उसका पहनावा होता है, उसे देख के हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ इसके पास बहुत पैसे होंगे। तो केशव उसे देख के क्या सोचता है कि लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि उस आदमी के गले में बड़े बड़े मोतियों की माला पहन रखी थी उस आदमी ने, उसने उंगलियों में अंगूठियां पहन रखी थी, उसकी नाक बहुत तीखी सी थी, बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी, और उसकी मूछें जो थी बहुत घनी थी, जो उसके होठों को भी ढक रही थी। तो ये सब उसे मिलाकर क्या बना रहे थे, बहुत बड़ा आदमी, मीन्स बहुत राजसी आदमी, जिसके पास बहुत पैसे हो, बहुत अधिकार हो, ऐसा आदमी केशव ने उसे सोचा। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ाई में अभी काफी काम बाकी है। अब जब वो आदमी, केशव सोच रहा था, मुआयना मीन्स उसका देखभाल कर रहा था कि आदमी, उसे सोच रहा था कि आदमी कौन है, कैसा है, बड़े घर का है या कैसा आदमी है, केशव अभी सोच ही रहा था उसकी पर्सनैलिटी की ओर देखकर। तो तभी वो आदमी बोलता है, उसके जो डिजाइन बना रहा था उसकी तरफ इशारा करके, कि अभी तो उस लड़ी में बहुत काम बाकी है। ठीक, इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से तोड़ लगाने की आवाज सुनी। केशव अभी उसे इस बात का जवाब दे भी नहीं पाया था कि लड़ाई में कितना काम बाकी है, कितना में हो गया है, तभी उसे किसी के दौड़ कर आने की आवाज आती कि कोई दौड़ कर उसके पास आया है। यह कोई और नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। अब जिसके आदमी के दौड़ के आने के बाद सुनता है, वो कौन था, महल का पहरेदार, चौकीदार, जो महल पे पहरा देता है कि कोई अनजान व्यक्ति अंदर ना आ जाए, वो पहरेदार था। और वो क्या बोलता है कि मुझे माफ करें हुजूर, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। किससे कहता है, उस आदमी से जो केशव से बातें कर रहा था, उस आदमी से वो कहता है कि मुझे आपके आने का पता नहीं चला, मुझे माफ करें। बहुत हाँफते हाँफते वो कहता है। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुककर सलाम कर इन्हें। अब वो क्या कहता है केशव को, केशव तो बैठा था आराम से बैठ के बातें कर रहा था उससे, तो वो क्या कहता है कि जो केशव को कहता है, घूरते हुए कहता है, अरे बेवकूफ, खड़ा हो, तूने हिम्मत कैसे की, हुजूर आला मींस महाराज के आगे बैठने की तूने हिम्मत कैसे हुई, तू खड़ा हो और इन्हें सलाम कर, इन्हें नमस्कार कर, तुझे हिम्मत कैसे हुई कि तू इनके सामने बैठा है। ऐसे करके जब केशव तो बहुत शॉक्ड था उसे इस स्थिति में देख के, और वो और ज्यादा शॉक्ड कब होता है, जब वो पहरेदार उसे कहता है कि तूने महाराज के आगे बैठने की तेरी हिम्मत कैसे हुई और तू उठकर इन्हें सलाम कर। अब केशव का माथा ठनका, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अब क्या हुआ, अब केशव का माथा ठनका मीन्स अब वो घबरा गया। अब उसके दिमाग में कुछ लगा कि अरे, अब उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा कि ये तो कोई बड़ा आदमी नहीं, ये तो महाराज है। और क्या हुआ, अब जैसे मान लीजिए आप कुछ बात कर रहे हो क्लास में बैठ के, तो अचानक से टीचर आ जाए तो आप डर जाते हो ना एकदम से, तो ऐसे उसको डर सा गया एकदम से, और वो क्या हुआ, उसके हाथ से छेनी छूटकर नीचे गिर जाती है और वो उठकर खड़ा हो जाता है, तुरंत घबरा के वो खड़ा हो जाता है। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं
यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश किसी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। अब उसे क्या लगा, अब तो बहुत बेरुखी से, बहुत गुस्से से अकबर से बातें कर रहा था। अब क्या होता है, वो क्या सोचता है, अरे कहीं ये बादशाह अकबर ही तो नहीं है, ये बादशाह अकबर तो नहीं जिनके महल में मेरे पापा भी काम करते हैं, कहीं ये वही तो नहीं है, तो बहुत बड़े आदमी है, तो पूरे राज्य के मालिक है। ठीक, और वो क्या करता है, वो झुककर उन्हें सलाम करता है और जैसे खरगोश डरी डरी नजरों से देखता है, ऐसे बहुत डरी डरी नजरों से अकबर को वो देखने लगता है। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी। अब अकबर को अच्छा नहीं लगा कि वो उस बच्चे से इतने प्यार से बातें कर रहे थे, इतने खुश होकर बातें कर रहे थे, तो अकबर को अच्छा लगता कि पहरेदार बीच में आके दखलंदाजी करे, बीच में उनको इंटरफेयर करे, उनको हस्तक्षेप करे। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। तो वो क्या ऑर्डर करते हैं उसे सिपाही को, उस पहरेदार को, कि ठीक है सुन ली तुम्हारी बात, अब तुम जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। मीन्स वो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वो बीच में आके उनकी बात के बीच में कुछ बोलता है, तो उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। अब पहरेदार तो चला गया, लेकिन पहरेदार उसे बता तो गया था ना कि महाराज है, ये बादशाह अकबर है, तो वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि अब मुझे असमंजस में भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपना डिजाइन बनाना शुरू कर दूं या फिर बादशाह के ऑर्डर का इंतजार करूं कि बादशाह मुझे क्या करने के लिए कहते हैं। कोई भी राजा जब हमारे सामने आ जाएगा तो हमें डर लगेगा ना कि ऑर्डर पता नहीं क्या करेंगे राजा, तो वो सोचता है मैं क्या करूं। दिल तो उसका अभी भी डगडग कर रहा था, हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अब दिल तो उसका दगदग कर रहा था, मीन्स अंदर से तो वो बहुत डर रहा था, लेकिन अब वो पूरी तरह डरा हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि अकबर अब उसे देखकर प्यार से मुस्कुरा भी रहे थे। अब तक तो वो बातें कर रहे थे, अब वो उसे प्यार से देखते हुए मुस्कुरा भी रहे थे, मीन्स वो उससे गुस्सा नहीं थे, उससे गुस्से से बात करने पर, बेरुखी से बात करने पर वो उससे गुस्सा नहीं थे। मतलब अब अकबर, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। अब अकबर से बहुत प्यार से, बहुत धीमी से बात से, बहुत प्यारी सी पोलाइट सी वॉइस से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। अब क्या होता, तब तक वो गुस्से से, बहुत बेरुखी से बात कर रहा था, तलखी से बात कर रहा था, वो क्या कहता है, केशव, बिल्कुल नपातुला, छोटा सा जवाब देता है, केशव। तो केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? अब वो क्या पूछते हैं उससे, क्या तुम मुझे इस पत्थर पर डिजाइन बनाना सिखा दोगे? अब कहा तो वो बादशाह, कहा उससे क्या पूछ रहे हैं कि तुम मुझे डिजाइन बनाना सिखा दोगे? तो केशव, उलझन में पड़े केशव ने तुरंत से हिला दिया। अब क्या होता है, अब बादशाह कोई मना कर सकता है कि नहीं हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे? तो केशव क्या होता है, उलझन में पड़ जाता है, मीन्स उसे समझ नहीं आता क्या करूं, लेकिन वो हिला देता है कि हाँ मैं सिखा दूंगा। तो बादशाह कहते हैं तो तुम्हें मेरे लिए छेनी और हथौड़े का भी इंतजाम करना होगा। तो अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं भी तो हथौड़े छेनी से ही काम करूंगा ना, जैसे तुम कर रहे हो, तो तुम्हें उसका भी इंतजाम करना होगा। तो केशव क्या करता है, अपने पिता के पास केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। वो उसके पिता भी जो जहाँ काम कर रहे थे उनके पास जाता है, भागा भागा बहुत तेजी से, और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर वहां पर लौट आता है जहां पर बादशाह उसका इंतजार कर रहे थे। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्तों को खींचते हुए बोले, ठीक है बताओ कि मुझे क्या करना है। अब क्या होता है, दोस्ताना अंदाज में, जैसे फ्रेंड्स बैठ जाते हैं ना फ्रेंड्स के पास, ऐसी फ्रेंडशिप वाले अंदाज में, बिल्कुल दोस्ती भरे अंदाज में अकबर उसी के पास जमीन पर ही बैठ जाते हैं। कहा तो वो बादशाह थे, कहा अकबर एक छोटा सा काम करने वाला, लेकिन बादशाह तो जैसे उसके फ्रेंड हो ऐसे उसके पास ही बैठ जाते हैं। और उसके पास जो एक पत्थर पास में जो पड़ा था उसे अपने पास को खींचते हुए कहते हैं कि मुझे बताओ मुझे क्या करना है और कैसे करना है। तो केशव संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हजूर, क्या आप यह सब करेंगे? अब केशव को डाउट होता है कि हो सकता है उन्होंने मजाक में कह दिया हो कि मुझे सिखा दो। वो कहता है क्या आप ये सब करेंगे? मीन्स आप तो इतने बड़े राज्य के मालिक हैं, आप ये सब करेंगे सच में? तो केशव, अकबर क्या कहते हैं, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है मैं सीख ही लूंगा। अकबर कहते हैं क्यों नहीं, मुझे तो पक्का यकीन है कि मैं तो सीख लूंगा, यदि तुम मुझे सिखाओगे तो मैं सीख लूंगा, मैं क्यों नहीं सीखूंगा। ठीक, तो केशव कहता है नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। अब केशव क्या कहता है उन्हें कि नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि आप सीख नहीं पाओगे, सीख तो आप जाओगे, लेकिन मुझे तो ये कह रहा था कि आप तो इतने बड़े राज्य के मालिक हो, तो आपको ये सब करना अच्छा नहीं लगता, ये ठीक सा नहीं लगता कि आप ये सब पत्थर पे डिजाइन बना रहे हो। उसने कुछ अनमने भाव से कहा, मीन्स कुछ उसने जैसे उसे कुछ समझ में ना आ रहा हो, बिल्कुल विरक्त से भाव से उसने कहा।
अकबर हंसकर बोले, अच्छा लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? वो कहते हैं अकबर कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले हफ्ते तो मुझे एक मिट्टी से भरी डलिया मीन्स मिट्टी से भरी गाड़ी एक आदमी ढो निभा रहा था, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी थी मिट्टी से भरी गाड़ी ढोने में, उसको आगे ले जाने में डलिया को उसकी। तो क्या ये काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है क्या? ये काम तो उससे आसान ही होगा ना, मिट्टी से भरी डलिया को उठाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन मैंने उसकी हेल्प की थी, तो ये काम तो उससे आसान ही होगा, उससे ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। अब केशव अभी भी असमंजस में दुविधा की स्थिति में था, उसे समझ में नहीं आ रहा था अभी कि वो क्या करे, लेकिन वो क्या करता है, फिर अकबर के पास बैठ जाता है और उन्हें सही तरीका सिखाता है छेनी पकड़ने का, कि छेनी कैसे पकड़नी चाहिए। देखो जैसे आपके पापा ने, जैसे मम्मी आपकी सिखाती है पेंसिल ऐसे पकड़ो, पेन ऐसे पकड़ो, सिखाते हैं आप लिखना सीखते हो, तो ऐसे वो सिखाता है कि छेनी कैसे पकड़नी चाहिए, उन्हें सही तरीका सिखाने लगता है। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से थोड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अब क्या होता है, वो कहता है जैसे कि उसके पिताजी ने कैसे सिखाया था, कोयले से डिजाइन बना लिया पहले पत्थर पर, फिर छेनी रखकर कहते थे कि इसको यहीं पे चोट करनी है जहां पर लाइन बनी हुई है, इससे अलग नहीं करना है। तो ऐसी वो अकबर को सिखाने लगता है, कोयले के टुकड़े से वो डिजाइन बनाता है पत्थर पर, एक बहुत इजी सा डिजाइन बनाता है और बहुत सीरियसली उनको कहता है कि सिर्फ इन्हीं लकीरों को हमें तराशना है, इन्हीं लकीरों पर हमें डिजाइन बनाना है, इन्हीं पर हमें हथौड़ी और छेनी से तो और चोट करनी है। तो अकबर क्या करते हैं, एक पत्थर पर छेनी रख देते हैं उस लाइन पर और बहुत तेजी से, वो तो तलवार चलाते थे, युद्ध करते थे, तो वो तो बहुत तेजी से वार करते हैं, उन्हें तो वही आदत थी। तो क्या होता है, कटाव बहुत ज्यादा, जो कट का निशान था वो बहुत ज्यादा गहरा हो गया, वो हल्का नहीं हुआ, उसमें तो बहुत हल्का हल्का मारना था और वो बहुत तेजी से मार देते, तो कट का निशान जो है बहुत गहरा हो गया। तो क्या कहता है, अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया, और आप अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें वरना किरची उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हजूर। अब वो क्या कहता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, वो ऐसे करके कहता है बादशाह अकबर को, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। केशव उनकी गलती पकड़ता है तुरंत कि इतनी जोर से नहीं मारना है, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, मीन्स बहुत धीरे से मारना है, ऐसे वो उसे करके दिखाता है, उन्हें मार के दिखाता है कि हथौड़े को धीरे से मारना है। और वो साथ साथ क्या कहता है, अभी आपको शुरू में बताया था ना कि वो आंखें थोड़ी सी खोल लेता था, तो ऐसी वो उन्हें कहता है अपनी आंखें थोड़ी नीच कर रखें, मीन्स थोड़ी सी बंद करके रखें, नहीं तो पत्थर के टुकड़े जो किरचे हैं, पत्थर के जो टुकड़े हैं पत्थर के, वो आपकी आंखों में चले जाएंगे। तो अकबर क्या कहते हैं, जी हजूर, मीन्स जैसी आपका आदेश, जी हजूर मीन्स जैसा आपका ही मालिक, ऐसे करके अकबर उसे कहते हैं। जवाब में केशव में मुस्कुरा उठा, वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। अब जवाब में क्या होता है, जब वो अकबर से जवाब देते हैं ना कि जी मालिक, तो अकबर केशव भी मुस्कुराने लगता है, उसे याद ही नहीं रहा था कि ये जो उसके बगल में बैठ के सीख रहा है वो क्या है, हिंदुस्तान का बादशाह, हिंदुस्तान का मालिक है। वो तो उसके फ्रेंड की तरह उससे बात कर रहे थे, तो उसे भी बहुत मजा आ रहा था उनके साथ बातें करने में। तो एक अनाड़ी से व्यस्त पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि एक बार किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। अब क्या हुआ, अनाड़ी से व्यस्त पर, मीन्स अनाड़ी मीन्स जिसे काम नहीं आता था, और व्यस्त मीन्स बड़ा व्यक्ति। अब कोई, वो तो अकबर तो 10 साल का बच्चा और अकबर एक बड़े आदमी, तो वो बड़े आदमी जब उससे सीख रहे थे तो अकबर को बड़ा, केशव को बड़ा मजा आ रहा था उन पर अपनी धाक जमाने में, उन्हें दिखाने में कि केशव उनसे ज्यादा होशियार है, तो अकबर को बड़ा मजा उस पर आ रहा था। वो बहुत ध्यान से देख रहा था कि अकबर लकीरों को कैसे उकेर रहे हैं, लकीरों को कैसे बना रहे हैं। और बादशाह से जरा सी भी चूक में जरा सी भी गलती हो जाती थी तो उसकी त्योरियां चढ़ जाती, मीन्स वो गुस्सा हो जाता था, अपनी आंख बहुत चढ़ा लेता था कि ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे करके उनसे गुस्सा हो जाता था। तो काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या, और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अब जब वो गुस्सा होता था, नाक मुंह चढ़ा लेता था, तो केशव, अकबर उससे पूछते थे, केशव मैंने सही नहीं किया क्या, ये सही नहीं बन रहा है क्या? तो केशव क्या करता था, अपना सिर इनकार में हिला देता कि नहीं नहीं सही नहीं बन रहा है, आप सही से इसको बनाओ, कह के वो अपना सिर हिला देता था। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अब क्या होता है, अकबर और केशव दोनों
क्या हुआ, वहां पर बैठ गए। अकबर केशव को काम करते हुए देखते रहते हैं और वहां पर बहुत तसल्ली से, बहुत इत्मीनान से वहां पर बैठ जाते हैं। और दोनों अपने काम में इतना खो गए। दोनों का काम क्या था, केशव उन्हें सिखा रहा था और अकबर नक्काशी करना, डिजाइन बनाना पत्थर पर सीख रहे थे। दोनों अपने काम में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हो रहा था कि सारे जो आसपास के आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, वो उन्हें बड़ी उत्सुकता से, बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वो डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अब जब हमें डिजाइन ढंग से बनाना आ जाता है, मान लो हम ड्राइंग ही बना रहे होते हैं, तो पहले तो हम एज इट इज जैसे हम देख रहे होते हैं वैसे बनाते हैं। फिर जब धीरे धीरे बनाना आ जाता है तो हम अपनी तरफ से भी उसमें ऐड कर देते हैं। तो ऐसे केशव को काफी कुछ बनाना आ गया था। तो अकबर बहुत ध्यान से देख रहे थे कि केशव केवल पत्थर पर बने जो डिजाइन बनाया था कोयले से, केवल उसे ही नहीं तराश रहा था, केवल उसी पर डिजाइन नहीं बना रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उस डिजाइन में कुछ वो ऐड कर रहा था, जिससे वो डिजाइन और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे, हो सकता है एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। तो अकबर काम करते हुए क्या कहते हैं केशव को देखकर, जब उसका काम करने का अंदाज देखते हैं कि तो बहुत तल्लीन होकर, बहुत सुंदर सा, बहुत अच्छा सा काम कर रहा है अभी इस उम्र में, इतना छोटा सा, जब ये इतना अच्छा काम कर रहा है तो बड़ा होकर तो और भी अच्छा काम करेगा। तो केशव को क्या कहते हैं अकबर कि अकबर केशव एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे, मीन्स बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े कलाकार बनोगे, और हो सकता है तुम मेरे कारखाने में, मेरी फैक्ट्रियों में भी तुम काम करो। तो केशव पूछता है कारखाना, कैसा कारखाना? वो कहता है कैसी फैक्ट्री? तो अकबर कहते हैं बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। तो अकबर उसे बताते हैं कि बस ये महल तैयार हो जाए मेरा, और यहाँ पर लोग आकर रहने लगे आगरा से। अभी सब लोग आगरा में रहते हैं, ये महल बन जाएगा सीकरी में, तो यहाँ पर भी लोग आकर रहने लगेंगे, और फिर मैं यहाँ पर फैक्ट्रीज बनवाऊंगा, कारखाने बनवाऊंगा, और जितने भी मेरी सल्तनत के, मेरे राज्य के जितने भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट होंगे, कलाकार होंगे, शिल्पकार होंगे, मूर्ति बनाने वाले होंगे, वो सब इसमें काम करेंगे जो मैं कारखाने बनाऊंगा। तो वो कहते हैं चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संग तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। कि जो चित्र बनाने वाले, जो पेंटिंग करते हैं आर्टिस्ट, वो भी वहाँ पे काम करेंगे, जो कालीन वगैरह बुनते हैं बहुत सुंदर सुंदर, वो भी वहाँ काम करेंगे, जो पत्थर पर चित्र बनाते हैं वो भी काम करेंगे, मूर्ति बनाने वाले भी, लकड़ियाँ पे काम करने वाले भी, सब लोग वहाँ पर काम करेंगे। जो अच्छे अच्छे शिल्पकार होंगे, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट होंगे, सब लोग वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा, वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। अब केशव तो उनके फ्रेंड की तरह बात कर रहा था उनसे, तो क्या कहता है, बहुत अच्छा लगता है उसको ये सुनकर कि केशव की अकबर ने उसे ऑफर दिया है कि तुम भी मेरे कारखाने में जरूर काम करोगे। तो कहता है कि मैं भी वहां जरूर काम करना चाहूंगा। तो अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा अपना काम जारी रखो। तो केशव वहां से उठ जाते, अकबर वहां से उठ जाते हैं। अकबर को तो देखो बहुत काम थे, वो तो राजा थे, थोड़ी देर के लिए केशव के पास बैठ गए थे, उसके साथ उन्होंने थोड़ा सा फ्रेंडशिप की, और वो वहां से उठ के जाते हैं और कहते हैं, केशव का कंधा थपथपाते हैं और कहते हैं, तुम अपना काम जारी रखो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम अपना काम जारी रखो। तो केशव कहता है, हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे, क्या आप फिर दोबारा यहाँ पर आएंगे, दोबारा मुझसे मिलने आएंगे आप, ऐसे करके वो उनसे पूछता है। तो अकबर क्या कहते हैं, मैं जरूर आऊंगा केशव, कि केशव मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा। अब फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही, वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। फिर क्या हुआ, पूरे दिन सब लोग केशव और बादशाह के किस्से सुनते रहे कि केशव ने बादशाह से क्या क्या बातें की, बादशाह से कैसे कैसे बातें हुई। केशव सबको बड़े ही गर्व से, बड़े ही प्राउड से वो सब अपनी बातें सुनाता रहा, अपनी और बादशाह के बीच की बातें वो सारे पे सुनाता रहा। सारे जितने पत्थर पर नक्काशी करने वाले थे, सबके बीच में केशव की धूम मची रही। अब रात हो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस आया और पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। अब क्या होता है, अब जब आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए, आपकी टीचर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगे आपको, सब बच्चों से ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करें, या सारे बच्चों को छोड़कर केवल आपको प्रेफर करें, तो क्या होता है, बहुत खुश होते हो, पूरे दिन घर में बताते हो, सबको बताते हो कि हमारे टीचर ने आज हमें प्रेफर किया। तो ऐसे केशव भी उस दिन बहुत खुश था। रात हो जाती है, केशव थक बहुत गया था, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था इस बात को लेकर कि बादशाह अकबर ने सबको छोड़कर केवल उससे बातें की हैं। ठीक, तो वो अपने पिता के बिस्तर में घुस जाता है
और पिता से कहता है कि पिता उससे मुस्कुरा के कहते हैं, अरे तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए, तुम तो इतने फेमस हो गए कि सब लोग तुम्हारी बातें कर रहे हैं, तुम तो बहुत फेमस हो गए हो। तो केशव कहता है, बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। वो बताता है अपने पिताजी को कि बादशाह सलामत अकबर ने कहा है, जो महाराज है, कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनूंगा, बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। अब वो अपने सिर को पिता की बाहों के साथ, जैसे आप अपने पापा के सिर बाजू पे कलाई पे हाथ रख के लेट जाते हो ना, तो ऐसे ही केशव धीरे से अपने पापा के बाहों के सहारे टिक कर कहता है कि हमारे बादशाह जो है बहुत ही अच्छे इंसान है, एक इंसान में बहुत अच्छे इंसान है। तो उसके पिता का कहते हैं, हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही बात की, हमारे जो बादशाह है, हमारे जो राजा है, वो बहुत अच्छे इंसान है। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, तो वह सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? अब केशव क्या पूछता है अपने पिताजी से कि बादशाह अकबर जो है, आगरा में तो इतने सुंदर सुंदर महल है, बहुत सुंदर सुंदर महल है, फिर वो सीकरी में ये महल क्यों बनवा रहे हैं? उनके पास तो जब इतने सुंदर सुंदर महल आगरा में ही है, तो सीकरी में ये शहर वो क्यों बनवा रहे हैं, क्यों यहाँ पर ये महल बनवा रहे हैं? तो पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। पिताजी उठ के कुछ याद करते हैं और बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि बादशाह का जो आगरा शहर है वो बहुत सुंदर शहर है और वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर महल भी बने हुए हैं, लेकिन अगर वो सीकरी में ये शहर बनवा रहे हैं तो इसकी एक बहुत खास रीज़न है, इसका एक रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। तो वो कहता है आगे, मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वो हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने बादशाह को बताया कि उनकी एक नहीं तीन संतानें होंगी। अब उनके पिता बताते हैं कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, कोई भी उनके बेबी नहीं था, ना कोई बेटा था, कोई भी उनके नहीं था, तो बहुत परेशान रहते थे कि पता नहीं उनके बाद उनका राज्य कौन संभालेगा, उनके तो कोई बेटा ही नहीं था। तो बहुत सारे साधु संतों के पास गए, बहुत सारे फकीरों के पास गए पूछने कि पता नहीं मेरे संतान होगी भी या नहीं होगी। और ऐसे ही जब एक दिन भटकते भटकते जो बादशाह अकबर थे वो ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए, वो सीकरी में रहते थे। तो उन्होंने ही बताया था, सलीम चिश्ती ने उन्हें, कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी। बादशाह बहुत परेशान थे एक संतान के कारण, और वो उन्हें बताते कि तुम्हारे 3 संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा। तो केशव चहकते हुए क्या कहता है, खुश होते हुए क्या कहता है, बादशाह, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, वो उनके तीनों बच्चों के नाम बोलता है। जो केशव की 3 संतानें थी, 3 जो बेटे थे, उनके तीनों के नाम केशव बोलता है। तो उसके पिता क्या कहते हैं, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी के में नगर बसाने का फैसला किया था कि जब उनके 3 संतानें हुई, और जैसा कि ख्वाजा सलीम चिश्ती ने बताया था कि तुम्हारे 3 संतानें होंगी, तो उनके सम्मान में, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए ही बादशाह ने फैसला किया था कि सीकरी में एक नगर बनाया जाए, सीकरी में एक शहर बनाया जाए। तो केशव कहता है, अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। तो केशव कहता है, अच्छा अब मुझे समझ में आया कि बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम क्यों रखा है। ख्वाजा सलीम चिश्ती के नाम पर ही उन्होंने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। तो उसके पिता कहते हैं, हाँ इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। तो उसके पिता क्या कहते हैं, हाँ और इस यही कारण है, ख्वाजा सलीम चिश्ती को रेस्पेक्ट देने के कारण ही तो उन्होंने बेटे का नाम सलीम रखा है, और इसीलिए हम यहाँ नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं, पत्थरों से डिजाइन बना रहे हैं कि यहाँ पर एक नया शहर बनाया जाए। ख्वाजा सलीम चिश्ती को रिस्पेक्ट देने के लिए जो उनका शहर है, उसे एक सुंदर सा शहर बनाया जाए। केशव उड़ींदी सी आवाज में बोला, हूँ। अब केशव को ये बातें करते करते नींद तो से पहले ही आ रही थी, लेकिन उसे एक्साइटेड था, इसलिए वो नींद नहीं आ रही थी। तो अपने पिता की पास जब लेटा तो उसे नींद आने लगी, और वो नींद में ही बोलता है, उन्हीं नींद में आधी नींद की आवाज बोलता है, हूँ। तो पिताजी देखते हैं कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तो बेटा समझ में आया आपको चैप्टर? आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो पूरी देखिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए छोटा सा बच्चा केशव जो है, इसमें केशव और अकबर के बारे में बताया गया है मेन, कि केशव जो है वो पत्थर पे कलाकारी करने वाला एक बच्चा है, उम्र उसकी 10 साल है। उसके पिता उसको कलाकारी करना सिखा रहे हैं, पत्थर पर डिजाइन बनाना सिखा रहे हैं। तभी बादशाह अकबर उसके पास आते हैं और उससे प्यार से बातें करते हैं, उसे बताते हैं कि उन्होंने भी 13 साल की उम्र में लड़ाई में हिस्सा लिया था। उससे कहते हैं नक्काशी करने का काम मुझे सिखा दो। केशव उन्हें सिखाने की कोशिश करता है, उनकी गलतियों पर उन्हें डांटता भी है, लेकिन
केशव अकबर जो है बहुत मित्रता भरे, बहुत फ्रेंडली वाले अंदाज में उससे बातें करते रहते हैं। फिर वो जब वहाँ से जाते हैं तो उसे कहते हैं तुम एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बनोगे और तुम मेरे कारखाने, मेरी फैक्ट्रीज में भी काम करोगे, और कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अब केशव जो है अपनी और बादशाह की बातों को सबको खूब बढ़ा चढ़ाकर सबको सुनाता है, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है सारे में, सब लोगों को अपनी अपनी बातें वो बताता रहता है। उसके बाद जब रात को अपने पिता को वो सारी बातें बताता है तो उसके पिता भी बहुत खुश होते हैं। फिर वो पिता से पूछता है कि बादशाह अकबर जो है वो सीकरी में क्यों शहर बनवा रहे हैं, तो उसके पिता बताते हैं कि ख्वाजा सलीम चिश्ती ने उन्हें बताया था कि उनके 3 संतानें होंगी जब उनके कोई भी संतान नहीं थी, और वो सीकरी में रहते थे, इसीलिए उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए वो 3 ये सीकरी में शहर बनवा रहे हैं। तो केशव बताता है अच्छा इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। तो पिताजी इस बात पर हामी भरते हैं और यही सब बातें करते करते केशव सो जाता है। तो बेटा आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अगली वीडियो का इंतजार कीजिए और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा।